हेलो, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 25 के पेपर 32 से क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करूंगा। और वैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का है, लेकिन उसमें आईस 38 से उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी टेस्ट किया है। तो अगर आप लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट डिस्कशन वीडियो भी की, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं। और नवंबर 22 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आया था, तो उससे भी जाके आप लोग आइडिया ले सकते हैं। तो उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। APPLC is a manufacturing company. In the year ended December 2024, APPLC spent the following amounts on research and development. ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इसमें कोई एक्रूड प्रीपेड का इशू नहीं होगा। ऑन प्योर रिसर्च, ऑन रिसर्च एम्ड एट अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच इज नॉट yet determined। डेवलपमेंट के लिए दूसरा कलर यूज करते हैं। ऑन डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू स्टार्ट सेलिंग विद इन अ ईयर। तो रिसर्च देखे, चाहे वो जनरल हो या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, उसको ऑलवेज एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा एज पर IS 38। और डेवलपमेंट का ये कि जैसे ये कि डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट विच द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू स्टार्ट सेलिंग विद इन अ ईयर। तो डेवलपमेंट कंपनी के लिए बेनिफिट जनरेट करेगी, डेवलपमेंट की हमें कॉस्ट भी पता है, डेवलपमेंट के लिए कंपनी पे भी कर चुकी है। तो ये एज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट ट्रीट किया जाएगा इसको, क्योंकि क्राइटेरिया मीट कर रही है सारा। अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट ना करे तो फिर एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। When preparing the financial statements, the company correctly classified some of these costs as capital expenditure and some as revenue expenditure। तो इनकी क्लासिफिकेशन में कंपनी ने कोई एरर नहीं किया है। थ्योरी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं लास्ट में करूंगा। अब ये बाकी सारा डेटा क्वेश्चन पेपर में। The following information is available for the company. The statements of financial position of the company recorded the following values। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। अब देखिए, इंटेंजिबल एसेट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, और ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहा है। बैंक लोन इंक्रीज हो रहा है, इसका कंपनी ने फर्दर बैंक लोन लिए। और आप शेयर कैपिटल में देख सकते हैं इंक्रीज है, और शेयर प्रीमियम में भी इंक्रीज है। इसका अलग शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए। फिर भी हम देख लेंगे कि उसने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वरना इसी को यूज करके हमें शेयर इशू की वैल्यू निकालनी है। और अब टैक्स पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर। इसका मतलब जो हमारे जैसे 2024 का जो पूरा टैक्स एक्सपेंस है वो पूरा ही एक्रूड है, तो वो पूरा ही एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में पे करेगा। और ये जो 21,000 है, ये प्रीवियस ईयर का जो टैक्स एक्सपेंस है, ये ईयर बिगनिंग में ड्यू था। और इंटरेस्ट कैसे पेबल लिखा है इसने। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अलाउइंग फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ 7,000 अमाउंटेड टू 156,000। अब उसने बताया नहीं कि टैक्स एक्सपेंस कितना था, लेकिन यहाँ टैक्स चार्ज फॉर द ईयर लिखा हुआ है। इसका इस ईयर का टैक्स एक्सपेंस 15,000 है। और डिविडेंड वॉज पेड, इसने ये नहीं बताया कि कितना डिविडेंड पर शेयर पे किया या कितना परसेंट पे किया। एंड ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व वॉज पेड। अब आप यहाँ देखिए, जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर की गई है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होता है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डिविडेंड भी हमें खुद कैलकुलेट करना होगा, दिया नहीं है उसने। प्रेमिसेस आर डेप्रिशिएटेड ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ द बिल्डिंग्स। इसकी ना कोई एडिशन और डिस्पोजल है, ओपनिंग और क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो जाएगी। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 103,000 was purchased during the year. An old machine with a carrying value of 23,000 was sold for 13,000। तो उसका डायरेक्ट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। और मेथड और रेट बताए बनी है, तो रिवैल्यूएशन मेथड वाला अकाउंट बना के हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, जो डेप्रिसिएशन चार्ज है। मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी गिवन है। वन मोटर व्हीकल विद अ कैरिंग वैल्यू 7,000 was sold at a profit of 2,000। चले, गेन ऑन डिस्पोजल तो दिया हुआ है, लेकिन हमें जो इसको बेच के रिसीव किया, हमें वो भी अमाउंट चाहिए होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। और उसने ये नहीं बताया कि कोई अगर नई मोटर व्हीकल खरीदी तो उनकी वैल्यू क्या है। और
मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू में ओवरऑल इंक्रीज है, तो डेफिनेटली उसने कोई नई मोटर व्हीकल्स परचेज करी है। तो हम ये रिवैल्यूएशन मेथड वाला अकाउंट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस इन अकॉर्डेंस विद IS 7। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसकी। इंक्लूड इन योर आंसर अ वैल्यू फॉर द amortization depreciation ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अभी तक उसने इसकी जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी amortization पे कोई बात नहीं की थी ना, या उसने जैसे यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ बताई है, लेकिन वो कह रहा है कि इसकी amortization है। तो अब अगर आप देखें तो उसका जैसे ये ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू है, और इंसर्ट में अगर देखें तो ड्यूरिंग द ईयर इसने डेवलपमेंट पे जो है वो खर्चा किया था, तो उस पर भी जो रिवैल्यूएशन मेथड वाला अकाउंट है वो बना के हम डिफरेंस से इन्वर्टाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के मार्क्स देखें तो आपकी 22 मार्क्स की आई है। तो अच्छा, आपको कोई थ्योरी के क्वेश्चन से डील नहीं करना पड़ रहा, और क्या चाहिए। तो वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर रिजर्व 50 माइनस 30 और 20,000 हो जाएगा। अब देखिए, रिटेन अर्निंग के जरिए ना हम प्रॉफिट, वो हम कुछ कोई और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर करते हैं। तो वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो देखिए, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग है 102, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी हमें गिवन है 156,000। मैंने ट्रांसफर जनरल रिजर्व निकाल लिया, इस बार किया होगा तो यहाँ से माइनस किया होगा इसने। और डिविडेंड गिवन नहीं, लेकिन इसने माइनस किए होंगे रिटेन अर्निंग में से। फिर ये सब करते कराते इसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया होगा रिटेन अर्निंग का 93,000। तो इस बार देखिए, जो जिस लॉजिक से हम जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर यूजुअली निकालते हैं, उससे ये एक्सपेक्ट करें एग्जामिनर इस बार के हम डिविडेंड कैलकुलेट करें। तो देखिए 93, 20 माइनस हो रहा था तब ऐड हो जाएगा, 156 ऐड हो रहा था माइनस हो जाएगा, और -102। तब हम रिवर्स में चल के ना डिफरेंस से डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन और नेगेटिव में ही आना चाहिए क्योंकि डिविडेंड आउटफ्लो है, और डिविडेंड डिक्रीज करता है इसको। अब ज़रा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी कर लेते। तो अभी वो नहीं पता, उस पे से इसने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, तो वो 7,000 इसने क्लियरली बताया। और टैक्स का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 15,000 की टैक्स चार्ज फॉर द ईयर या एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। उसके बाद इसका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया होगा 156,000। तो 156 में अगर मैं 15 और 7 ऐड कर दूं तो प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस आ जाएगा 178,000। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बाकी अब जाहिर सी बात है, हमें इंटरेस्ट और टैक्स पेड चाहिए तो उसके लिए अकाउंट बना लेंगे। तो इंटरेस्ट का ओपनिंग एक्रूड 4 है, क्लोजिंग जो है वो 6 है, और जो इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ईयर है वो यहाँ 7 क्रेडिट होगा। तो 4 + 7 - 6 से आपकी पेमेंट आ जाएगी। यही सेम काम हम टैक्स के लिए करेंगे। टैक्स का ओपनिंग एक्रूड है 21, क्लोजिंग एक्रूड है 15, और जो SOPL वाली वैल्यू है वो भी 15 ही होगी। तो डिफरेंस है जो टैक्स पे किया वो आ जाएगा 21 + 15 - 15। तो अब जो पिछले साल का टैक्स है ओपनिंग एक्रूड था वो इस साल पे कर दिया, या ओपनिंग बैलेंस पे कर दिया इस साल हमने। अच्छा, मेन जो उस पे चीज़ें ये मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि जो, हाँ, इंटेंजिबल एसेट है उसका अमोर्टाइजेशन कैसे आएगा, क्योंकि इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया एग्जामिनर ने। तो इंटेंजिबल एसेट का देखिए ओपनिंग बैलेंस करेंगे। देखिए इसका इंटेंजिबल का जो ओपनिंग है वो 58 है,
जो क्लोजिंग है वो 139 है, और 90 की जो उसने यहाँ डेवलपमेंट है उसको यहाँ से डेबिट किया होगा, डिस्पोजल हो नहीं रही है, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 90 माइनस 139। तो आपका 9000 का इसका ये एमोर्टाइजेशन हो जाएगा। वरना यूजुअली वैसे ये उसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ दी होती है, उससे कैलकुलेट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन यहाँ पर ज़रा ट्विस्ट करके टेस्ट किया तो हमें इस तरह करना था। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर है। प्रेमिसेस का डेप्रिसिएशन तो सीधा आ जाएगा 304, 4000 होगा ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस। फिर मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना है, उसके लिए भी यही होगा, क्योंकि मेथड या रेट ही दिया हुआ डेप्रिसिएशन का। तो 96, क्लोजिंग है 157, और मशीनरी की एडिशन इसने खुद दी हुई है 103, और जो मशीन डिस्पोज ऑफ की हुई है उसकी भी नेट बुक वैल्यू गिवन है 23। तो यहाँ नेट बुक वैल्यू ही क्रेडिट होती है रिवैल्यूएशन मेथड के अकाउंट में। तो 96 प्लस 103 माइनस 23 माइनस 157, तो ये डिफरेंस है 19,000 आ जाएगा। मोटर व्हीकल का देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन जब कोई नए खरीदे हो तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग है 54, क्लोजिंग है 63, और जो मोटर व्हीकल डिस्पोज ऑफ की हुई उसकी भी नेट बुक वैल्यू गिवन है। तो और डेप्रिसिएशन चार्ज भी दिया हुआ है 13, वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। तो 7 प्लस 13 प्लस 63 माइनस 54, तो ये हो गया 29,000। और इशू ऑफ शेयर से डील कर लेते। तो देखा आपका ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 100,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल को उसने 100,000 से क्रेडिट किया होगा। और शेयर प्रीमियम ईयर बिगिन जीरो, तो अब 25,000 है, और शेयर प्रीमियम से शेयर प्रीमियम पे इशू होने से इंक्रीज होता है, तो शेयर प्रीमियम को 25 से क्या होगा। इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू बैंक में डेबिट होती है, और जितना टोटल शेयर इशू करके हम रिसीव करते कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो जाता है। बैंक लोन जो एक्स्ट्रा हमने लिया ड्यूरिंग दे वो 85 माइनस 60 आपका 25,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 85 माइनस 60 का ये आउटकम है। तो मेजर मैंने सारी वर्किंग्स कर दी, अब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से स्टार्ट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन सबका ऐड कर लेंगे एक साथ। तो प्रेमिसेस का 4,000 है, और मशीनरी का 19,000 है, और मोटर व्हीकल का उसने खुद दिया हुआ है 13,000। तो सबका एक साथ कंबाइन करना ही 4 प्लस 19 प्लस 13,
तो 36,000 हो जाएगा। और एमोर्टाइजेशन भी क्योंकि डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो वो भी यहाँ ऐड किया जाएगा। तो एमोर्टाइजेशन है 9,000। सही है। गेन ऑन डिस्पोजल उसने खुद दिया हुआ 2,000, ये माइनस होगा। फिर एक हमने मशीनरी भी सेल की थी। अब इसका आप देखिए, उसको बेच के मैं 30,000 मिले लेकिन नेट बुक वैल्यू उसकी 23,000 थी। तो हमारे बुक्स पे वैल्यू ज़्यादा थी, सेल कम का हुआ तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। या क्योंकि डेटा लिमिटेड दिया हुआ है तो डायरेक्ट ही निकालना होगा। तो इस पे गेन है, मशीनरी पे लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। तो ये होगा 13 - 23। नेगेटिव आएगा तो ये लॉस है 10,000 का। लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड होगा, नॉन कैश एक्सपेंस। बाकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है। तो 84 - 76, 8,000। ये भी 3,000 से इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज है तो ये भी आउटफ्लो होगा। और फिर मैं जो टैक्स पे किया है वो ले लूँ, 21,000। तो इंटरेस्ट यहाँ इसलिए नहीं लो क्योंकि मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी ले सकता हूँ। 36 + 9 - 2 + 10 -8 -3 -8 -21। तो ये हो गया 13,000 नेट। पॉजिटिव है तो ये 178 में ऐड हो जाएगा। तो 191,000 है। नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें ऑर्डर फॉलो करना, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। तो हमने मशीनरी 103 की ली है। मोटर व्हीकल की परचेज मैंने यहाँ निकाली थी, वो 29,000 की है। और ये डेवलपमेंट भी यहाँ आएगी क्योंकि ये हमने डेवलपमेंट पे स्पेंड किया है। तो ये कैश आउटफ्लो है ये भी। तो ये नॉन करंट एसेट होता है क्योंकि, तो इसलिए ये भी आपका इन्वेस्ट या परचेज में आएगा। तो 103,000। तो 103 + 29 + 90, ये आपका आउटफ्लो हो गया।
ट्रिपल टू थाउजेंड, जो हमने डिस्पोजल से रिसीव किया है दोनों का ही ऑलमोस्ट गिवन है, वरना निकाल सकते हैं। तो मशीनरी का तो गिवन है, मोटर व्हीकल का गिवन नहीं है, तो हम थोड़ा वर्किंग से कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट में गया है 2000 के, तो ये इसने प्रोसीड्स माइनस एनबीवी से निकाला होगा। आइडियल अप्रोच यही है। तो 2000 प्रोसीड्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि उस मोटर व्हीकल की 7000 नेटबुक वैल्यू थी। तो अगर मुझे निकालने तो ये 2000 प्लस 7000 हो जाएगा। तो ये 9000 हो गया। तो ये हो गया आपका 9000। तो ये हो गया 22,000। और कुछ हो नहीं रहा, तो माइनस ट्रिपल टू प्लस 22, तो ये यूजुअली नेगेटिव होता है। तो जो शेयर इशूज हमने रेस किया है वो 125,000 है, ने लोन से जो रेस किया है वो 25,000 है। चीज़ें तो पहले ही है। और डिविडेंड हमने पे किए, वो खुद भी कह रहा है डिविडेंड वॉज पेड। तो जो डिविडेंड है वो पेड है 145,000 का। और यहाँ जो इंटरेस्ट पे किया वो भी लेंगे। तो जो इंटरेस्ट मैंने पेड निकाला था वो 5,000 है। तो 125 प्लस 25 माइनस 145 माइनस 5, तो ये तो ये आपका एक्चुअली ज़ीरो आएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट को आप पे जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ले लो तो ये ज़ीरो नहीं आएगा, तो ये 5,000 होगा। तभी आप लोग को वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर आपने सही किया तो बैलेंस होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और 191 माइनस 200, 191 माइनस 200 से आपका डिक्रीज इन नेट कैश आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को एग्जाम में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा लिखना है, तो रिकॉर्डिंग का थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तो 191 माइनस 200, ये आपका डिक्रीज आएगा 9,000 का। और यहाँ पे आपका ओपनिंग है, और ओपनिंग के बजाय प्रेफर करते हैं कि आप डेट डालें, तो आप लिख दें बैंक एट 1 जनवरी 2024। तो आपका ओपनिंग बैलेंस है 15,000। तो अब जो मेरा ये फाइनल आंसर है, ये बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से या ईयर एंड के बैलेंस से मैच करना चाहिए। तो अब चले देखते।
तो -9 + 15, तो हमारा आया 6000। और अगर हम अपना ऊपर का डेटा देखें तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 6000 है। तो उसका हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज करेक्टली प्रिपेयर की है। तो एट टाइम्स जो स्टूडेंट्स और टीचर्स ये पेपर गैस कर रहे होते हैं ना कि ये टॉपिक जैसे नवंबर में आया तो ये जून में नहीं आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने कैश फ्लो में आपको थोड़ा सा IS 38 भी उसने उसके साथ मिक्स करके दे दिया। तो आई थिंक सो ये तो कोई गैस नहीं कर सकता। इससे रिकमेंडेड है कि पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए और ऐसे गैस पेपर या गैसेस से जो है बचना चाहिए। तो कैम्ब्रिज ने एक एक्चुअली गैसिंग बहुत डिफिकल्ट कर दी है। अब थ्योरी भी और थ्योरीज की बहुत छोटी सी है तो ये भी कर लेते। स्टेट वन रीजन वाई बिजनेस ट्रीट सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उस पर सिंपल है कि अगर जाहिर सी बात है इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जनरेट करी तो उनका एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। और उस पर से स्टेट कटा तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं भी नहीं दूंगा। नॉट जनरेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, या बस ये भी लिख सकते नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू और नॉट लीडिंग टू कॉस्ट रिडक्शन, वो भी लिख सकते हैं आप लोग। नेम टू आइटम्स other than research and development expenditure which might be included in the statement of financial as an intangible asset। और बेहतर है कि आप कंपनी के स्पेक से आंसर करें तो सिर्फ गुडविल नहीं परचेज गुडविल लिखना है, क्योंकि दूसरी गुडविल लिमिटेड कंपनी रिकॉर्ड नहीं कर सकती जो इनहेरेंट गुडविल होती है। और दूसरा पेटेंट्स हो सकता है, कॉपीराइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अगर कोई है मल्टीपल ईयर्स के लिए परचेज किया, मल्टीपल ईयर्स कंपनी को बेनिफिट करेगा तो वो इंटेंजिबल एसेट होगा। ये बात फिर दिखा देता हूँ।